नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले बात जिस पर कि सबकी नजरें न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे जहां की नजरें आज लगी हुई है चंद्रयान 3 के मिशन पर। सबसे पहले बात चंद्रयान 3 मिशन की। और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन वाकई ऐतिहासिक होने जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन इतिहास रचने की बिल्कुल दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है उसके पूरी चांद की। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस लैंडिंग ऑपरेशन का लाइव प्रसारण, जी हां, सीधा प्रसारण किया जाएगा, जो कि भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5:20 पर शुरू होगा। फिलहाल इसरो ने यह बताया है, जानकारी दी है ट्वीट के जरिए कि मिशन तय समय के मुताबिक ही जारी है। साथ ही सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन के लिए कई सालों तक, कई वर्षों तक काफी मेहनत की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराकर ऐसा कराने वाला भारत पूरे दुनिया में पहला देश बन जाएगा। डीडी न्यूज पर आज शाम 5 बजे से आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर हमारी विशेष कवरेज जो है उसे आप देख सकते हैं और इस ऐतिहासिक पल के आप भी गवाह बन सकते हैं। और 14 जुलाई को भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरी थी। मिशन को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। तो आज सबकी निगाहें इस चंद्रयान 3 मिशन पर कि किस तरह से चांद की सतह पर वो सॉफ्ट लैंडिंग उसकी हो पाती है। उसको पूरी दुनिया हम देखने के लिए उसे बेताब हैं। 5:20 पर यह हम लाइव प्रसारण हम वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और इस सब के बीच चंद्रयान 3 मिशन का सबसे अहम प्रक्रिया उसकी लैंडिंग ही है, जो कि बहुत नाजुक और जटिल है। तो आज के न्यूज लेंस में हम बता रहे हैं आपको कि क्या है लैंडिंग की प्रक्रिया और चंद्रयान 3 की कामयाबी में जो आखिर के जो 15 मिनट होते हैं ना, जिसे आपको बता दें कि जो इसरो के फॉर्मर चेयरमैन है के सिवन, उन्होंने कहा कि टेरर ऑफ 15 मिनट्स। तो ये जो 15 मिनट हैं आखिर के, वो वाकई सबसे अहम क्यों हैं, इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां भी हैं। इनमें लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित करना, लैंडर को उतरते समय सीधा रखना और उसे निर्धारित जगह पर उतारना प्रमुख है। चंद्रयान 3 की कामयाबी में आखिरी के 15 मिनट बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि शाम 5:47 पर जब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उस वक्त चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री के कोण पर होगा और लैंडिंग के लिए इसे उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति से वर्टिकल यानी लंबवत स्थिति में बदलना होगा। चंद्रयान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया 4 व्यापक चरणों में होगी। पहला रफ ब्रेकिंग फेज 690 सेकंड का होगा और लैंडर लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडिंग शुरू करेगा, जिसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। गति कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। इस चरण में चंद्रयान की दूरी को चांद की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर पर लाया जाएगा। अगला चरण एल्टीट्यूड होल्ड होगा। इसमें 10 सेकंड के दौरान लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर और गति 336 मीटर प्रति सेकंड की जाएगी। तीसरा चरण होगा फाइन ब्रेकिंग, जो लगभग 175 सेकंड का होगा।
इस दौरान लैंडर पूरी तरह से वर्टिकल यानी लंबवत स्थिति में आ जाएगा। लैंडर को चांद की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई के बीच ले जाया जाएगा। यहां पहुंचने के बाद लैंडर की स्पीड लगभग 0 हो जाएगी और लैंडर मंडराने लगेगा। फिर लैंडर चांद की सतह का जायजा लेगा और लैंडिंग के लिए अनुकूल जगह की खोज करेगा। इसके बाद लैंडर चांद की सतह से 150 मीटर की दूरी पर पहुंचेगा, जहां वो ये तय करेगा कि लैंडिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है। सबसे अंतिम चरण टर्मिनल डिसेंट का होगा। इसमें लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे आएगा और जब 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार काफ़ी कम हो जाएगी। उस वक्त लैंडर की रफ्तार 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम रह जाएगी। इस दौरान जब चांद पर लैंडर उतरेगा तो उसका वजन 800 किलोग्राम के आसपास होगा। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद रैंप खुलेगा और रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा। इसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान करीब 2 हफ्ते तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो वाकई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश की कि ये किस तरह से कौन कौन से फेज़ होंगे, किस तरह से ये जो अभी उसके चक्कर लगा रहा है चांद के, वो किस तरह से उसको नज़दीक लाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी भी घूम रही है सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, और इस पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है चांद, और उस चांद का चक्कर लगा रहा है ये चंद्रयान 3 मिशन। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से, जैसा कि हमने बताया इस रिपोर्ट के जरिए, ये 4 फेजेस होंगे। इन चारों फेज़ों में ये जो जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसकी स्पीड को बहुत कम की जाएगी। इसलिए इसके 4 अलग अलग नाम दिए गए: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और सबसे लास्ट में टर्मिनल डिसेंट फेज। और ये जो टर्मिनल डिसेंट फेज है ना, 15 मिनट की ये जो पूरी कवायद होगी वो सबकी दिल की धड़कनें बढ़ा देंगी, क्योंकि हम सभी उसको लाइव तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से इसरो यहाँ बैठे हुए, धरती पर बैठे हुए, वो किस तरह से बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही फाइन उसको हैंडल करता है। और उसके बाद जैसे हमने देखा, आपको बताया कि वो बिल्कुल ही उसकी स्पीड को 0 कर दिया जाएगा। अभी वो इस तरह से गोलाकार चक्कर लगा रहा है, उसको वर्टिकल लाया जाएगा। वर्टिकल मीन्स इस तरह से वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद वो खुद उसके सारे पैनल्स खुल जाएंगे, पैनल्स उसके सेंसर्स खुल जाएंगे, और सेंसर वो खुद ही पता लगाएगा कि हमें कौन सी जगह पे लैंडिंग करनी है। जहां उसे सॉफ्ट लैंडिंग, जहां उसे हर्डल फ्री लैंडिंग होगी, वहां पे उतरेगा वो लैंडर, और उस लैंडर के अंदर छुपा हुआ है प्रज्ञान रोवर। वो उसके एक रैंप खुलेगा, रैंप खुलने के बाद उसके अंदर से निकलेगा आपका प्रज्ञान रोवर, और फिर वो बहुत ही धीमी गति से चांद की सतह पर सैर करेगा, टहलेगा और बहुत सारी जानकारियां हमारे और आपके लिए जुटाएगा। ये सारी तस्वीरें 5:20 आज शाम से आप डीडी न्यूज़ के जरिए उन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं। लेकिन देश और दुनिया की जो निगाहें हैं आज इस पूरी कवायद पर, आज होने वाली चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। क्या कुछ है ये सारा मामला और किस तरह से देश और दुनिया की इस पर नजरें टिकी हुई हैं, हम दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। और हम रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले बताएं कि 2008 में इसकी, जी देखते हैं, इस रिपोर्ट को देखते हैं पहले। दुनिया की निगाहें आज होने वाली चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर हैं। मिशन ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी थी। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई खास रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी जिज्ञासा हर किसी के मन में है। इसमें लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान की गति को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। यदि यह सफल रहा तो अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। फिर लैंडर से निकलकर रोवर चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करेगा। इस तरह यह चंद्रमा की सतह से डेटा जुटाएगा।
लेकिन हमें चंद्रयान के अभी तक के सभी मिशन के बारे में भी जानना जरूरी है। भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी के निकट और दूर दोनों तरफ का त्रिआयामी एटलस तैयार करना था। चंद्रयान 1 मिशन की प्रमुख खोज चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाना था। वहीं चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन था। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। लेकिन जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था। लेकिन इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को सफल बनाने के लिए एक पहलू पर विशेष ध्यान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम, हम चलेंगे उनके पास, लेकिन इस वक्त जो प्रधानमंत्री की कुछ खास तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं और ये वहीं से तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उनके साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक हुई है और उसी बैठक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और बाकी उनके कैबिनेट के मेंबर्स। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, गर्मजोशी भरी ये मुलाकात। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इन दिनों जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको बताया है, सुबह से हम बता रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन के अलावा भी प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग्स होनी है, द्विपक्षीय मुलाकात होनी है और इसी मुलाकात के सिलसिले में ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकात। हम जानते हैं कि अफ्रीका में, खासकर दक्षिण अफ्रीका में भारत एक बहुत बड़ा निवेशक रहा है। बाकी देश भी वहाँ निवेश कर रहे हैं, लेकिन बीते कई वर्षों से भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। टेलीकॉम में सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि भारत की जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां हैं वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी, तो टेलीकॉम सेक्टर में भी, माइंस एंड मिनरल्स में भी, चूँकि हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो नेचुरल जो खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी प्रचुरता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस द्विपक्षीय मुलाकात में, बैठकों में ज़रूर ये मुद्दे उठे होंगे। हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जोहानिसबर्ग से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शुभेंदु, आपका मीडिया प्राइम में स्वागत है। और जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, द्विपक्षीय मुलाकात, बायलैटरल मीटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई है। क्या कुछ आउटकम निकल सकता है इन मुलाकातों का? जी असीम, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के साथ, ये वो तस्वीरें हैं। ब्रिक्स के इस बार होस्ट हैं सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका मेजबानी कर रहा है ब्रिक्स नेशंस की, उस लिहाज से ये मीटिंग काफी खास थी। पर बायलैटरल लेवल पे बहुत खास है ये संबंध भारत और साउथ अफ्रीका का। महात्मा गांधी, हम जानते हैं कि उनके काफी समय उन्होंने चीफ मिनिस्टर साउथ अफ्रीका में बिताया, लेकिन वहां से लेकर आज तक साउथ अफ्रीका और भारत बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। कई एरियाज में कोऑपरेशन है, जैसे कि आपने पहले बताया कि मिनरल्स में अफ्रीका, साउथ अफ्रीका खासकर काफी रिच है और उस लिहाज से हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर ट्रेड कॉन्टैक्ट हमारे बने साउथ अफ्रीका के साथ में। भारत की भूमिका अगर हम देखें अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में खासकर, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स हैं, जो वर्कफोर्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, उसमें भारत का काफी जोर है। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर डेवलपमेंट, जिस तरीके से हमारे देश में यूपीआई सिस्टम है, आधार सिस्टम है, कम दाम में बहुत ही इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल जिस तरीके से भारत बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है, ये सब बड़े इंटरेस्ट की बात है साउथ अफ्रीका और लार्जर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए भी। साउथ अफ्रीका में खासकर भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे उन्होंने एक गांधी मंडेला ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना करी है, जहां पे जो यूथ है उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेस की ट्रेनिंग दी जाती है। इन बातचीत में इन्हीं सब जो कोऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। ये बहुत एक विन विन पार्टनरशिप है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। काफी एरियाज है जहां पे कोऑपरेशन की जा सकती है।
साथ ही साथ शुभेंदु ये भी जानना चाहेंगे कि भारत की जो कोशिश है वो एजुकेशन के फील्ड में भी है। आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, एजुकेशन में है, हेल्थ के फील्ड में भी भारत लगातार वहाँ काम कर रहा है। इन तमाम जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो तमाम फील्ड्स हैं, इसमें भी भारत चाह रहा है कि वहाँ हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, वहाँ निवेश करें, ताकि वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन स्तर है, उसमें कुछ सुधार आ सके। बिल्कुल असीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज हैं जो आपने बताया एजुकेशन को लेकर। खासकर जब हम ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं जो साउथ अफ्रीकी मूल के हैं, उनको भारत में मौका मिलता है कि वो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे बड़े कॉलेजेस में जाके पढ़ाई करें, ट्रेन हुए और फिर वहां से आके जो उन्होंने स्किल सीखी हैं, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसको वो यहाँ बांटे जो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं। तो एजुकेशन फील्ड एक बहुत खास है। भारत से काफी ट्रेनर्स, काफी जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में आते हैं एज विजिटिंग फैकल्टी। की जो भारत में एजुकेशन की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो विकास भारत ने किया है, उसका फल साउथ अफ्रीका के जो युवा हैं उनको भी मिल सके। हेल्थ भी एक और एरिया है जहां पे बहुत कोऑपरेशन हो सकता है। पेंडेमिक के समय पे वैक्सीन से लेकर जो हमने पेंडेमिक में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया कोविन, उसको भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह हमने ऑफर किया कि साउथ अफ्रीका जैसे देश उसका लाभ उठा पाए। आयुर्वेद के यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं, काफी आयुर्वेद के एक्सपर्ट भी हैं जो चाहते हैं कि जो भारत के ये ज्ञान है हेल्थ सेक्टर में, उसका फायदा साउथ अफ्रीका के लोगों को भी मिल सके। तो ये एरिया से काफी महत्वपूर्ण है असीम। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण कोऑपरेशन की बातें इसमें होंगी और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आते हैं, फिलहाल उस पर भी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जोहानिसबर्ग से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि आज एक बहुत ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर चंद्रयान 3 को लेकर है। आज उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चांद पर और इस बड़ी खबर हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम जुड़ चुकी हैं। आयशा नमस्कार। और सबसे पहले यही कि जिस तरह से दिल की धड़कनें अब सबकी तेज़ होती जा रही हैं, अब से ठीक कुछ ही घंटों के बाद वो सारी तस्वीरें हम सभी देखेंगे, लाइव तस्वीरें देखेंगे किस तरह से ये चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग करने की कोशिश इसरो के द्वारा चांद की सतह पर की जाएगी। क्या कुछ ताज़ा अपडेट? और अभी जो इसरो ने अपडेट किया है उसके हवाले से सवाल, इसरो ने यह कहा है कि जो पूरी लैंडिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट कर ली गई है। क्या है इसके मायने? बैंगलोर के इस ट्रैक सेंटर में, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग सेंटर में जो है ये पूरी तैयारी साफ नजर आ रही है और इसरो के वैज्ञानिकों ने वो तमाम डेटा लोड कर दिया है, तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम कमांड्स लोड कर दिए हैं और हम देख सकते हैं स्क्रीन्स पर जो डेटा, जो कमांड्स देना है, ये सब तैयारी हो चुकी है और लैंडिंग से 2 घंटे पहले जो है और कमांड्स देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय लैंडर एक ग्लाइडिंग पोजीशन में है और उसको वर्टिकल पोजीशन में लाना है ताकि वो एक सही लैंडिंग कर सके। और जैसा कि हम सुबह से कहते आ रहे हैं कि 15 मिनट, जो आखिरी 15 मिनट होंगे, वो अत्यंत दहशत भरे पल होते हैं वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इस बात से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और तमाम वैज्ञानिक बहुत ही निश्चिंत, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। सेंटर में जो मिशन कंट्रोल रूम है यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई शिकंज नहीं है उनके चेहरे पर, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि जो चंद्रयान 3 है उसका इंटीग्रेशन और उसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हुआ है कि अगर कोई गलती भी होती है, और वैज्ञानिकों ने यहां तक भी कहा था कि अगर इसके 2 इंजन भी बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब भी इसमें इतनी क्षमता है कि ये अपने आप ऑटो करेक्शन करके, सेल्फ करेक्शन करते हुए उस जगह पर उतर जाएगा, यानी साउथ पोल पर उतरेगा जहां पर उसे उतरना है। और ये खास बात ये भी है कि इस बार लैंडर के पास 2 संपर्क के मीडियम है, एक ऑर्बिटर है और दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। देखिए इस समय ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद के कक्ष में घूम रहा है, तो ये ऑर्बिटर और लैंडर के बीच में संपर्क बना दिया गया है। और खास बात यह भी है कि लैंडर और ऑर्बिटर आपस में एक दूसरे के साथ मैसेजेस शेयर कर सकते हैं ताकि वो ट्रैकिंग सेंटर में बैंगलोर में इसका सही एनालिसिस हो सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 का जो संपर्क टूट गया था ऑर्बिटर से, इसके बाद ही ये पूरा मिशन फेल हुआ था, लेकिन इस बार
लैंडर को असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद के लिए, विक्रम की मदद के लिए 2 कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और दूसरा ऑर्बिटर है। तो यहां पर कोई गलती नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जो उसके सेंसर्स हैं, जो उसके पैर में लगे सेंसर्स हैं, ये बहुत ही एडवांस सेंसर्स हैं और पैर में अगर कुछ चीज भी आ जाती है, कोई पहाड़ी या चांद के क्रेटर्स के पास कहीं फंस जाता है, तो ये अपने आप सेल्फ करेक्शन करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो LTV सेंसर्स जो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसर्स हैं और कैमरास, इसके जरिए ये वो जगह तलाश लेगा जहां पर इसको उतरना है और उस जगह का दायरा भी बहुत बढ़ा दिया गया है। देखिए दायरा जो बढ़ाया है, जहां पर साउथ पोल में उतरना है, वो 4 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर है। तो इतने दायरे में वो कहीं भी उतर सकता है और ये सेफ लैंडिंग हो सकती है। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक इस बात से निश्चिंत हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है तय हिसाब से, तय कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर हो जाएगी। और इसरो के वैज्ञानिक इस समय बहुत उत्साहित और बहुत ही उत्सुकता से काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आयशा, एक सवाल मेरा और ये कि ये तो वैज्ञानिक तकनीकी बातें हो गई, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए भारत क्या कुछ साबित करना चाह रहा है? अगर इकोनॉमी की बात की जाए, स्पेस इकोनॉमी की बात की जाए, अगर ये हमारा आज सक्सेसफुल होता है, हमें कितनी बड़ी इससे सफलता इकोनॉमी के लिहाज से मिलने वाली है? जी हाँ, बिल्कुल, भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी साउथ पोल पर लॉन्च होना, क्योंकि साउथ पोल पर सबकी निगाहें हैं। कई देश, USA है, चाइना है, जापान है, ये तमाम देश अगली बार अपने अपने मिशन तैयार कर रहे हैं और भारत के जो एनालिसिस होगा, जो डेटा होगा, इसके जरिए भारत इस डेटा को साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ एक्सचेंज करेगा और भारत एक लीड हासिल कर लेगा। देखिए, भारत साउथ पोल पर उतरने वाला सबसे पहला देश माना जाएगा और ये इतिहास रचेगा स्पेस क्षेत्र में। और लूनर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस पोल पर उतरने के बाद भारत के पास वो तमाम डेटा होगा जिसके जरिए भारत अगर चाहे तो चंद्रयान 4 की तैयारी कर सकता है। यानी चंद्रयान 4 हो सकता है एक मैन्ड मिशन हो भारत की तरफ से और ये मिशन जो है इस तमाम डेटा एनालिसिस और इसके फीडबैक के जरिए तैयार होगा और अमेरिका, US, चाइना, माफ कीजिए, US, चाइना और जापान इस डेटा का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने मिशन वहां पर भेज सकें। और खास बात यह भी होगी कि अगर ये मिशंस कामयाब होते हैं तो चांद, यानी चांद एक ऐसा बेस बन जाएगा जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए एक स्टेशन बनेगा। यहां से आप दूसरे प्लैनेट, दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, एक कनेक्टिंग स्टेशन की तरह काम कर सकता है और भारत इसमें बढ़त हासिल कर लेगा, इसमें अपनी लीडरशिप हासिल कर लेगा। तो ये अत्यंत ही गौरव की बात है, भारत के लिए आज इतिहास रचने वाली बात है और विक्रम पूरी तैयारी के साथ लैंड होने जा रहा है और कुछ ही देर में चांद पर सूर्योदय हो रहा है। तो ये मानकर भी चल सकते हैं कि मून एक्सप्लोरेशन में भी एक नया सूर्योदय हो सकता है जब भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। और इसलिए भी सबकी निगाहें होंगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो रूस की तरफ से लूना 25 मिशन भेजा गया था वो क्रैश हो गया। तो अब रूस की भी और रूस के साथ साथ बाकी दुनिया की भी निगाहें होंगी कि इसरो की तरफ से जो भेजा गया है वो क्या सक्सेसफुल हो पाता है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को बेंगलुरु से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार, उसका वेट पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन इसरो के 2 पूर्व प्रमुखों को इस मिशन का बेसब्री से इंतजार है। जी माधवन नायर और के सिवन चंद्रयान मिशन के शुरुआती फेजेस से प्रमुख रूप से वो जुड़े रहे हैं। Everybody is anxiously looking forward to this great event. As far as Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone for the planetary exploration. Of course, in the past, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission. और अब आपको सीधे ले चलते हैं जोहानिसबर्ग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के जो प्लेनरी सेशन है, बिल्कुल शुरुआती सेशन, उसमें शामिल होने के लिए इस वक्त वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोहानिसबर्ग से, जहां ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स का निर्माण करते हैं और इसी की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, बैठक, शिखर सम्मेलन इन दिनों जोहानिसबर्ग में हो रही है। और उसी में शामिल होने के लिए, उसके प्लेनरी सेशन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ब्रिक्स स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ बातें इससे निकल कर आएंगी हम आपको आगे जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 20,000 10 ओके। तो एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं जोहानिसबर्ग। वो तस्वीरें ब्रिक्स, ब्राजील, रूसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये ब्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिक्स की जो सोच है वो जिम ओ'नील के एक लेख के जरिए ब्रिक्स की जो स्थापना हुई, उसके पीछे उनका लेख और उनकी वो बातें, जिसमें कि BRIC, अभी साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले ये चारों देश थे और उसके बाद से उसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, चाहे वो वेस्टर्न जो कि डोमिनेटेड है, उसके पैरेलल में इन तमाम चीज़ों को खड़ा करने की कोशिश की गई और उसमें हम कामयाबी भी हासिल कर पा रहे हैं। हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है, हमारे पास CR है, कंटिजेंसी जो अरेंजमेंट जो उसकी भी सुविधा हमारे CRA की तरफ से की गई है। तो ये तमाम चीज़ें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, उसके पैरेलल में खड़े करने की कोशिश की गई है और लगातार उसकी सक्सेस जो है वो हमें देखने को मिल पा रही है। इस पर और भी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर, और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। सेवा, सहयोग और समर्पण की भावना से आजादी के बाद पहली बार उपेक्षित वनटांगिया समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्ष 2017 में वनवासियों को सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, राशन कार्ड, शौचालय, पक्के आवास, बिजली, सोलर लाइट, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा और वनवासियों को जमीनों का मालिकाना हक मिलने से इनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। दशकों से दबी हुई आशाओं और भावनाओं को पंख लगे हैं। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्पण भाव इसी से पता चलता है कि वह दीपावली का पर्व वन ग्राम में ही मनाते हैं, जिससे वनवासियों का उल्लास और उमंग देखते ही बनती है। करके दिखाए जो, डबल इंजन की सरकार है वो। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे ताजा खबर की। बात बारिश और बाढ़ की। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से ही आंधी के साथ साथ बहुत भारी बारिश भी हो रही है। राजधानी शिमला में भी देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, ऊना और मंडी जिलों सहित अधिकांश स्थानों पर आज भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आज और कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिमला, सिरमौर, धर्मशाला, मंडी और ऊना जिलों में आज बेहद खराब मौसम के कारण शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज बंद हैं। तो कई जिलों में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और इसको देखते हुए जो शैक्षणिक संस्थान हैं इन तमाम जिलों में उनको बंद कर दिया गया है। बीते दिनों से ही लगातार मौसम खराब वहां बना हुआ है। और हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भी हालात बारिश के कारण बहुत खराब हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 36 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर में कल तक भारी बारिश होने की संभावना है। तो हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उत्तराखंड की बात की जाए तो यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब कि उत्तराखंड में ज्यादा बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है और येलो अलर्ट
हिमाचल प्रदेश के लिए। और हमने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको आज और कल तक के लिए बंद कर दिया गया है। कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और बीते कई दिनों से हमको आपको लगातार ये खबर मिल रही है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में भी कि लगातार वहाँ बारिश हुई है, भूस्खलन हो रहा है वहाँ पे, और उसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वही हाल उत्तराखंड में भी है। लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि वहाँ बारिश हो रही है और हमने बताया जिस तरह से उन ज़िलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग, जहां अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जो प्लेनरी सेशन है उसमें शामिल होने के लिए उनके साथ में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनकी अगवानी की और फिर दोनों नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये ब्रिक्स का ये शिखर सम्मेलन। और जो मैंडेट था ब्रिक्स का वो फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के पैरेलल में हम किस तरह से एक पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को खड़ा करें, हम उस पर सफलता हासिल किए। लेकिन अब ब्रिक्स का जो मैंडेट है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंड हम लगातार कर रहे हैं। हम ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ब्रिक्स में क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ब्रिक्स में हम हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रिक्स में हम एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। इन तमाम सेक्टर्स में, इन तमाम क्षेत्रों में भी अब लगातार हम बात कर रहे हैं। और इस बार का जो थीम है वो है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम जानते हैं कि बहुत सारे देश हैं, ग्लोबल साउथ के वो सारे देश भारत के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, भारत के साथ अपनी आर्थिक प्रगति को इंश्योर करना चाह रहे हैं। और आपको हम बता दें कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर भारत है दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वहाँ बाकी देश भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत के भी लाखों करोड़ों जो डॉलर्स हैं वो वहाँ पे निवेश वहाँ पे भारत ने कर रखा है। टेलीकॉम सेक्टर में भारत ने निवेश कर रखा है, हेल्थ में, एजुकेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, जैसा कि हमारे सहयोगी शुभेंदु बता भी रहे थे। इन तमाम सेक्टर्स में भारत वहाँ पे लगातार काम भी कर रहा है। लेकिन ये तो बायलैटरल्स बात हो गई कि भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या कुछ संबंध है, किस तरह से निवेश कर रहा है। लेकिन ये चूंकि मल्टीलैटरल फोरम है, ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, ची फॉर चाइना, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं। लास्ट में सबसे जो लेट एंट्री हुई है वो साउथ अफ्रीका की हुई है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया। पहले ये BRIC ही हुआ करता था, लेकिन अब उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि कल भी हमने आपको बताया था कि ब्रिक्स के दक्षिण अफ्रीका के जो शेरपा हैं वो भी इत्तेफाक से भारतीय मूल के ही हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस बार के ब्रिक्स समिट में कुछ नए देशों को भी शामिल किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी। हमारे सहयोगी शुभेंदु भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। शुभेंदु, जैसा कि हम अभी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि इस बार का जो थीम है वो ब्रिक्स एंड अफ्रीका है और बहुत सारे न्यू एप्लीकेंट्स हैं जो कि इस ब्लॉक में शामिल होना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद से इसका जो दायरा है, जो इसका रेडियस है, वो और भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, करीब 20 से ऊपर जो देश है, विकासशील देश है, डेवलपिंग देश है, उनने तो एक ऑफिशियल एप्लीकेशन दी है कि जिससे कि वो इस ग्रुपिंग का हिस्सा बन सके। उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो देखना होगा कि इस बार ब्रिक्स में कितने नए देशों को जोड़ा जा सकता है, किस लेवल पे बातचीत हो सकती है। क्या इसी समिट में हमें देखने को मिलेगा वो नए देश कौन से होंगे। विकासशील देशों के समूह के रूप में का जो महत्व है वो इन सालों में काफी बड़ा है। दुनिया का जो डेवलपमेंट सेंटर है वो अब इन्हीं विकासशील देशों को कहा जाता है। खासकर जो भारत है आज फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज में गिना जाता है। सो इस कारण से जो ब्रिक्स का अट्रैक्टिवनेस है वो काफी बढ़ गया है और इतने सारे देश हैं, विकासशील देश, जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। 20 ने तो ऑफिशियल आवेदन किया है, लेकिन उससे काफी ज्यादा लीडर्स यहाँ पे हैं इन विकासशील देशों से, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो कि बहुत गौर से देख रहे हैं कि इस समिट में क्या होगा। और शुभेंदु, जिस टर्म का आपने यूज किया, अट्रैक्टिवनेस
बढ़ने के पीछे क्या आपको लगता है कारण ये भी है कि जो लोन्स, जो लैंडिंग इन तमाम जो लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के या बाकी ग्लोबल साउथ के, उनको जिस टर्म और कंडीशन पे वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से लोन्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं बनिस्बत वर्सेस आपके ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक से, तो इसलिए भी ज़्यादा जो आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल असीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि ये जो समूह है ब्रिक्स का, ये हर इशू को, वैश्विक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, हर मुद्दे को ये ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के पर्सपेक्टिव से देखता है, ना कि डेवलप्ड देशों के पर्सपेक्टिव से, जो कि काफी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करते हैं, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी सब। तो जो जिस बैंक का आपने जिक्र किया उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जो कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बैंक है, जो कि उन प्रायोरिटीज पे बड़े ध्यान से लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे कि जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है यूरोपियन और अमेरिकन देशों से, उनकी प्रायोरिटीज को देखते हुए वो डेवलपमेंट पार्टनरशिप करता है। इन्हीं कारणों से ब्रिक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी आवाज है जिससे जो विकासशील देश है वो अपने आप को बहुत जुड़ा मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही कि इससे ब्रिक्स से और ब्रिक्स के जो डेवलपमेंट बैंक हैं उनसे अपने आप को तमाम देश हैं वो अपने आप को काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जोहानिसबर्ग से हम तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे सहयोगी संजय प्रताप सिंह इस वक्त शिमला में ही मौजूद हैं, हम उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है और नमस्कार आपको। क्या कुछ हालात इस वक्त हैं पूरे हिमाचल में और ख़ासकर शिमला में? असीम, पूरे हिमाचल में सिर्फ 2-3 जगहों को छोड़ दें, अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति को, तो पूरे राज्य में हालात बहुत ख़राब हैं। आधी रात के बाद से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसको देखते हुए 8 ज़िलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग हर 3 घंटे पर स्थितियों की समीक्षा कर रहा है, क्योंकि लगातार हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हालात ये हैं कि इस बिलासपुर में पिछले 12 घंटों में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है। शिमला और मंडी में भी 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पूरे राज्य में आपदा की जो एक बीच पिछले 3-4 दिनों में एक राहत मिली थी और यातायात सामान होने की स्थिति में जा रहा था, एक बार पूरा राज्य जैसे ठप हो गया है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थाएं एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई हैं। राज्य पुलिस ने लोगों से यातायात न करने की सलाह दी है। जगह जगह से भूस्खलन के भी समाचार मिल रहे हैं और जो संपर्क मार्ग है, आपने शिमला के बारे में पूछा, तो राजधानी शिमला पूरी तरह से जैसे ठप हो गई है। शिमला के ज़्यादातर संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। कहीं पेड़ गिरने की खबर है, कहीं माइनर लैंडस्लाइड या मड स्लाइड के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। मंडी में रात को लाइटनिंग के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि वहां पर फ्लश फ्लड के कारण, अचानक बाढ़ आने के कारण एक स्कूल पूरी तरह नष्ट हो गया। वहां 3 लोगों को बचाया गया है। मेरी NDRF के कमांडिंग ऑफिसर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि राज्य में 18 टीमें हाई अलर्ट पर हैं और 3 टीमों को मंडी में और नूरपुर कांगड़ा में बचाव के लिए भेजा गया है, क्योंकि वहां से ऐसी सूचना आ रही है कि कुछ लोग बाढ़ और भूस्खलन में फंस गए हैं। इस बीच मंडी में ही एक होटल में बिजली गिरने से किसी जान की हानि तो नहीं हुई, लेकिन होटल को भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल संजय जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और देखिए जो कोप है बारिश का हम लगातार देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल हम आपके पीछे जो एम्बियंस सुन पा रहे हैं, अभी भी बारिश हो रही है संजय जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और इस बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से, आपने बताया कि 180 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो संपर्क मार्ग हैं वो वो कट जाता है, जिसकी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। एक बात, दूसरी बात, भूस्खलन का ख़तरा काफ़ी बढ़ जाता है। भूस्खलन में सड़कों को क्लियर करने के लिए अगर मौसम ठीक नहीं होगा, बारिश होती रहेगी,
तो एनडीआरएफ के जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत होगी उसको ठीक करने में, उन संपर्क स्थापित करने में, उन सड़कों को साफ करने में। ऐसे में संजय जी मेरा अगला सवाल ये होगा कि चूंकि बारिश अभी भी हो रही है, आपने कहा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में आज आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा और अगले 1 या 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान लगाया है? देखिए, मौसम विभाग के निदेशक से मेरी करीब 1 घंटे पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम हर 3 घंटे पे अपने एनालाइज कर रहे हैं डेटा का सिचुएशन को, क्योंकि हालात तेजी से बदले हैं आधी रात के बाद। हालांकि अभी आज रेड अलर्ट है और कल के लिए राज्य में केवल किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग, आपदा विभाग, राज्य सरकार या पुलिस विभाग सबने बार बार यही अपील जारी की है कि लोग अति आवश्यक ना हो तो यातायात ना करें। नदी और भूस्खलन के प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग बहुत अलर्ट रहें और एक सहायता नंबर भी राज्य सरकार के अलग अलग जिला प्रशासन ने जारी किए हैं और कहा है कि वो सूचना दें। दूसरा, आपने संपर्क मार्गों का जिक्र किया। देखिए, हाईवे में हालात पिछले कुछ दिनों से बेहतर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर चंडीगढ़ शिमला हाईवे वो अवरुद्ध हो गया है और मंडी से मनाली के बीच जो हाईवे है वो पूरी तरह से फिर बंद हो गया है। संपर्क मार्ग जिनको ठीक करने का काम एक तरह से तेजी से चल रहा था और अभी पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शिमला आए तो इन संपर्क मार्गों के लिए बात हुई और कहा गया कि 800 संपर्क मार्गों को ठीक करने में केंद्र की ओर से भी सहायता दी जाएगी। हाईवेज में तो केंद्र दे ही रहा है, लेकिन एक बार जैसे सारा काम ठप होता नजर आ रहा है और राज्य के लिए अभी अगले 36 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि अभी भी ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है और अभी जैसे जैसे शाम होगी हमें लगता है कि बहुत सारी सूचनाएं इस तरह की मिलेंगी जैसे मवेशियों के भी मारे जाने की सूचना है। तमाम जगहों पे भूस्खलन के बाद क्या स्थिति है, कुछ भवनों के गिरने के समाचार मिले हैं और अभी इनके बारे में ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। बिल्कुल संजय जी, बहुत ही स्थिति विपरीत है। आप संजय जी, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को शिमला से हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से वहां पे स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। अगले 36 घंटे बहुत ही संवेदनशील है राज्य के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, UPI ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? नॉन स्टॉप पेमेंट से मिलेगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। चलेगा नॉन स्टॉप चलेगा। अब नॉन स्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए UPI ऑटो पे चलेगा। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या BP कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों को आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर काफी प्रसन्नता होती है। आज आपने जो डिग्रियां और स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं, ये आपको रोजगार हासिल करने या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। लेकिन एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है वो है जीवन में कभी हार न मानने वाले हौसला। परिस्थितियों चाहे किसी भी हो, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
महान नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, एंड आई कोट, डू नॉट जज मी बाय माय सक्सेसेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन, अनकट। एक सारगर्भित पंक्ति भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जो भी डिग्रियां और स्वर्ण पदक आपने अर्जित किए हैं वो आपको रोजगार हासिल करने या व्यवसाय शुरू करने में काफी मदद करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा रहा है। ये शिक्षा नीति स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री कनेक्ट और एम्प्लॉयबिलिटी का सामंजस्य करके समग्र शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। पिछले 3 मई से सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस महीने की 29 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। यहां राज्य की कैबिनेट ने इसके लिए राज्यपाल को सिफारिश की थी। विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और उनसे मौजूदा संकट पर चर्चा करने और मुद्दे को हल करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था। इसके अलावा कई नागरिक समाज संगठनों ने भी राज्यपाल से राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का आग्रह किया था। अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा आज से अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। ये यात्रा निर्धारित समय 31 अगस्त से 8 दिन पहले ही समाप्त हो रही है। सीमा सड़क संगठन द्वारा यात्रा मार्ग की तत्काल मरम्मत और रखरखाव को देखते हुए ये यात्रा दोनों मार्गों से बंद रहेगी। मिजोरम के आइजोल में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज ढह गया। हादसे की सूचना खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। हादसे पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने दुख व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आइजोल के पास सायरांग में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आज ढह गया, जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है। इस त्रासदी से बहुत दुखी और प्रभावित हूं। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव कार्यों में मदद के लिए बड़ी संख्या में सामने आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अनुच्छेद 370 की संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों समेत बाकी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। आर्टिकल 371 के तहत देश के पूर्वोत्तर राज्यों, बाकी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और इन सभी राज्यों को सीमित ऑटोनॉमी, स्वायत्तता भी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व विधायक पाड़ी रिचो की ओर से पेश वकील मनीष तिवारी ने दलील दी कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिली स्वायत्तता और आर्टिकल 371 के तहत बाकी राज्यों को मिली स्वायत्तता एक जैसी ही है और आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसका असर आर्टिकल 371 पर भी पड़ेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 370 के तहत अस्थायी प्रावधान और नॉर्थ ईस्ट समेत बाकी राज्यों के लिए मौजूदा विशेष प्रावधान के अंतर को समझती है। संविधान पीठ ने माना कि इस केस की सुनवाई आर्टिकल 370 तक ही सीमित है। मनीष तिवारी की ओर से नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए मौजूदा प्रावधानों को लेकर जो आशंका जाहिर की गई है उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। वैसे भी केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान के बाद ये आशंकाएं बेमानी हो जाती हैं। लिहाजा हम इसको लेकर दायर अंतरिम याचिका का निपटारा कर रहे हैं। और अब बात G20 की बैठकों की।
G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल की है। रिहर्सल विभिन्न होटलों से शुरू होकर प्रगति मैदान में समाप्त हुई। इस कारकेड रिहर्सल का रूट दिल्ली ट्रैफिक यूनिट द्वारा तैयार किया गया था। जयपुर में चल रहे G20 व्यापार और निवेश सम्मेलन में G20 सदस्यों के व्यापार और निवेश मंत्री, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि गुलाबी नगरी पहुंचेंगे। 24 से 25 अगस्त को होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 3 बजे मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। और अब खेल जगत की खबरें। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज डबलिन में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम की नजरें सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। भारत पहले ही सीरीज को अपने नाम कर चुका है। ऐसे में टीम के हौसले बुलंद हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम मजबूत हुई है। एशिया कप से पहले भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई है। वहीं आयरलैंड की कोशिश रहेगी कि वो भारत के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में जीत दर्ज कर टीम इंडिया को क्लीन स्वीप करने से रोक सके। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के बिंदास अंदाज को भारतीय टीम तीसरे मुकाबले में भी उतारने की पूरी कोशिश के साथ आज मैदान पर उतरेगी। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है और टीम के लिए यहां मिली जीत की टॉनिक जाहिर तौर पर एशिया कप से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम इंडिया मजबूत हुई है। हालांकि अभी भी बुमराह को अपने पर काफी काम करने की जरूरत दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में ये सीरीज इनके लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। लेकिन फिर भी टीम को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी T20 में सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वहीं आयरलैंड की बात करें तो पहले मैच में बारिश ने खलल डाला, जिससे वे डकवर्थ लुइस पद्धति के चलते केवल 2 रन से हार गए। दूसरे मैच में टीम इंडिया के कप्तान बुमराह की कुछ क्लिनिकल डेथ गेंदबाजी के कारण वे काफी पीछे रह गए। एंडी बर्बर्नी दूसरे गेम में फॉर्म में दिखे, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत है। भारत ने आयरलैंड पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। अब तक इन दोनों टीमों ने 7 T20 मैच खेले हैं, जिसमें सभी में भारत ने जीत हासिल की है। मैन इन ब्लू ये सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक रहेंगे कि उनका अजय क्रम जारी रहे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में मंगलवार को अपना मुकाबला जीतकर प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिको ओरा वी वार्डयो को 21-9, 21-14 से मात दी। ये मुकाबला जीतने में प्रणॉय को सिर्फ 44 मिनट का समय लगा। तो खेल जगत की इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जोहान्सबर्ग नगरे प्रवर्तमाने 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भविष्यति सम्मिलितः। सम्मेलनम् अतिरिच्य अन्यैः नेतृभिः सह करिष्यति द्विपक्षीयोपवेशनानि। वैश्विकप्रकरणेषु भविष्यति चर्चा। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् शीघ्रमेव $5 ट्रिलियन मिता अर्थव्यवस्था भविष्यति भारतस्य। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग इत्यस्मिन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आगामि वर्षेषु भारतं भविष्यति विश्वस्य विकासस्थलम्। तृतीयं चंद्रयानम् अंतरिक्षे ऐतिह्यं ख्यापनाय सन्नद्धम्। अद्य सायं दक्षिणवर्ति ध्रुवे अवतरिष्यति। 20 निमेषाधिक-5 सजीव प्रसारणं समारप्स्यते। तृतीयं चंद्रयानम् अवलम्ब्य देश विदेशेषु अस्ति महान् उत्साहः।
तृतीय चन्द्रयानस्य सफलतायै सर्वेऽपि प्रार्थनां कुर्वन्तः सन्ति। देशे विविधस्थानेषु पूजनम् अनुष्ठानादिकं च प्रवर्तते। सिकता कलाकारः सुदर्शन पटनायकः अपि एतदर्थं सिकतासु तृतीय चन्द्रयानस्य चित्रं रचितवान्। सर्वे यथा सामर्थ्यं तृतीय चन्द्रयानस्य सफलतायै शुभं कामयमानाः सन्ति। नागपुरे भरतनाट्यम कुचिपुड़ी इत्यनयोः शास्त्रीय नृत्ययोः नर्तिका पूजा हिरवाडेः नमो नमो भारताम्बे अथ च चन्द्रयान गाने भरतनाट्यम नृत्यस्य प्रस्तुतिं कृतवती। सा उक्तवती यत् एतत् क्षणं चिरस्मर्तुम् अहं चन्द्रयान गाने भरतनाट्यम प्रस्तुतवती। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य गोवा विश्वविद्यालयस्य 34तमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता अभवत्। तत्रैव सायं गोवा विधानसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। हिमाचलप्रदेशे उत्तराखण्डे च महती वृष्टिः जायते। राज्ययोः केषुचित् जनपदेषु ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता। शिमलानगरे सर्वे अपि 3 राष्ट्रियाः राजमार्गाः अभवन् पिहिताः। तत्रैव हिमाचलप्रदेशविश्वविद्यालये अद्य श्वः च कल्पिताः परीक्षाः अपि स्थगिताः सन्ति। भारत आयरलैंड दलाभ्यां 20-20 स्पर्धायाः तृतीया अन्तिमा च क्रीडा अद्य क्रीडिष्यते। भारतीयं दलं श्रृङ्खलायाः जयकामनां निध्याय भविष्यति प्राङ्गणे। भारतीयः युवा चतुरङ्गक्रीडकः रमेशबाबू प्रज्ञानानन्दः अथ च विश्वस्य उत्कृष्टचतुरङ्गक्रीडकः मैग्नस कार्लसन इत्यसौ क्रीडिष्यतः निर्णायकक्रीडायाः द्वितीयं चक्रम्। ह्यः प्रथमायां क्रीडायाम् अङ्कानां समस्थितिः आसीत्। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। रास ये क्या लिखा है? सत्य। हम गांधी जी की तरह स्वराज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर हमारा मार्ग अहिंसा नहीं है। आजाद हिंद फौज के नौजवानों, अब हमें अपने खून से इतिहास रचना होगा। जय हिंद, जय हिंद। आपने इस सेना के निर्माण में अपना सब कुछ गवा दिया। आप अब ये मुझे क्यों सौंपना चाहते? क्योंकि तुम भारतीय राष्ट्रीय सेना का भविष्य हो सुभाष। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे।